कल के वीडियो तक हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि 26 जनवरी 1930 तक हम लोगों को फुल इंडिपेंडेंस मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। और ऐसा नहीं हो पाता है तो गांधी जी इस चीज को देखते हुए कि लोगों का जो ध्यान है वो इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जा रहा है, इसी चीज को देखते हुए गांधी जी सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को क्या करते हैं, लोगों की डेली लाइफ से, लोगों की बेसिक नीड से कनेक्ट करके दिखाती है, जिससे कि लोग इससे आसानी से कनेक्ट हो पाते। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्मल नॉर्मल से डेली लाइफ से जुड़े इश्यूज लोगों के, जिसके ऊपर की टैक्स वगैरह लग रहा था और बहुत सारी चीजें वगैरह हो रही थी, तो वो सबसे पहले नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें, जैसे कि वो सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसके बारे में वॉइस को रेज करते हैं। चलो देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्ट मार्च स्टार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक बोर्ड के लिहाज से, चाहे यूपी बोर्ड ले लो, चाहे एमपी बोर्ड ले लो, सीबीएसई बोर्ड ले लो, हर एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो देखते हैं कि सॉल्ट मार्च आखिर है क्या और इससे क्या क्या चीजें निकल के आने वाली है। तो गांधी जी ने ऐसे इश्यू उठाए थे जो कि लोगों की डेली लाइफ से, लोगों की फ्रीडम से, लोगों की एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड थे। और उनमें उन्होंने सबसे पहले जो सॉल्ट था उसको एज अ हथियार, एज अ वेपन यूज किया था। ठीक है, महात्मा गांधी देखते हैं कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल है, बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल है जो कि हर एक व्यक्ति के लाइफ से कनेक्टेड है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स क्या करें। ब्रिटिशर्स लगा रहे नमक के ऊपर टैक्स, तो वो नमक को टैक्स से आजाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंट कराने के लिए क्या करते हैं, मार्च 12 मार्च 1930 को एक बहुत बड़ा मार्च स्टार्ट करते हैं। मार्च का मतलब होता है पैदल यात्रा। एक पैदल यात्रा स्टार्ट करते कब से, 12 मार्च 1930, यानी कि 12 मार्च 1930 से वो सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं या फिर नमक यात्रा वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो दांडी यात्रा या फिर जो नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है, इसमें सबसे पहले तो भैया यात्रा स्टार्ट तो एकदम से करते हैं। वो क्या करते हैं, जो एविन था, ठीक है, एविन को 21 जनवरी 1930 को, अब देखो ये तो 12 मार्च को अपना वो स्टार्ट हुआ दांडी मार्च, लेकिन उसके पहले वो क्या करते हैं, जो इरविन, वो उस समय भारत के जो गवर्नर थे उनको क्या करते हैं, उनको एक पत्र लिखते, लेटर लिखते, और उसमें वो बहुत सारी डिमांड सामने रखते हैं। लगभग लगभग जो डिमांड्स का नंबर था वो 11 नंबर था, और उसमें मेजर जो डिमांड थी वो सॉल्ट के ऊपर से टैक्स हटाने की डिमांड वो रखते हैं। ठीक है, 11 डिमांड रखते हैं किसके सामने, इरविन के सामने। अब इरविन के सामने डिमांड रखते हैं, इरविन को लेटर लिखते हैं, लेकिन इरविन क्या करता है, गांधी जी के लेटर का कोई भी जवाब, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। बहुत लंबे समय तक गांधी जी इंतजार करते, लगभग 2 महीनों का समय देते इरविन को, और इतने लंबे समय के बाद में भी इरविन किसी भी तरीके से कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अब इससे होता क्या है, जो महात्मा गांधी है वो उनकी स्पेसिफिक डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। अब एक डिमांड थी, ये सभी की जनरल इश्यूज से जुड़ी हुई थी, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे बिजनेस क्लास का हो, चाहे मजदूर हो, हर एक लोगों की एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड इश्यूज को गांधी जी ने रेज किया था। ठीक है, तो जो आइडिया था डिमांड्स का वो वाइड रेंज के लोगों को कनेक्ट करने के लिए था, इसलिए गांधी जी ने इसमें यूनाइटेड कैंपेन्स को लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें सबसे जो सेटिंग ऑल द डिमांड अबॉलिश टू द सॉल्ट टैक्स, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी कि नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है, उसको हटाने की ये डिमांड थी कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है भैया इरविन वो टैक्स हटा दे, ऐसी डिमांड महात्मा गांधी जी रखते हैं। अब होता क्या है, इरविन तो यहाँ पे बात मानता नहीं है, और इरविन जब बात नहीं मानता है तो गांधी जी हो जाए वो तो हो जाते गुस्सा। अब देखो सॉल्ट की बात क्यों कर रहे थे गांधी जी, सॉल्ट की बात इसलिए कर रहे थे कि सभी को पता था, सभी को पता है कि अमीर हो गरीब हो चाहे कोई भी इंसान है, सबके हाथ की सब्जी में क्या होता है, सॉल्ट तो डलना ही डलना होता है, सभी लोग सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। तो सॉल्ट पे एक मेजर वेपन बन के हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सॉल्ट का यूज किया था। तो वो देख रहे थे कि सॉल्ट के ऊपर जो था गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। मोनोपोली का मतलब ये कि ना ही गवर्नमेंट किसी इंडियन कस्टमर या फिर इंडिया जो बिजनेसमैन था उसको ना ही सॉल्ट बनाने दी थी, ना ही सॉल्ट बेचने दी थी। तो सॉल्ट के ऊपर गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी थी, गवर्नमेंट ही सॉल्ट बना रही थी, गवर्नमेंट ही सॉल्ट टैक्स सेल कर रही थी, और इसके ऊपर हैवी टैक्सेशन इंप्लीमेंट कर रही थी, जिससे कि लोगों को सॉल्ट जो आना था 1 रुपए 2 रुपए किलो का, वो बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, जिससे कि लोग अपने इश्यूज को राइज करते हैं। अब ठीक है, अब तो यहाँ तक बात हो गई कि भाई अरविंद काका अपनी बात नहीं सुन रहे थे। अब जब अरविंद काका अपनी बात नहीं सुन रहे थे तो गांधी जी क्या करते हैं, 11 मार्च को, सॉरी, हाँ, गांधी जी क्या करते हैं 11 मार्च को, जब डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर के सिविल डिसऑबिडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, 11 मार्च को लॉन्च करते हैं, वो मैंने पहले लिख दिया। तो 11 मार्च को एक कैंपेन लॉन्च करते हैं, कौन सा, सिविल डिसऑबिडियंस का।
सिविल डिसओबीडियंस का मतलब मैंने आप सभी लोग क्लियर करा दिया था। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, की जो गवर्नमेंट या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जिसने जो भी कानून बनाए हैं उनका पालन ना करना ही सिविल डिसओबीडियंस या फिर सविनय अवज्ञा कहलाता था। तो गांधी जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं 240 माइल्स की एक यात्रा। कब से? 11 मार्च 1930 से गांधी जी स्टार्ट करते हैं 240 माइल्स की एक यात्रा, जो कि वो अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर यानी कि अपने साथ के जो 70 सत्याग्रही के साथ में मिलकर के वो यात्रा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यात्रा स्टार्ट की जाती है तो जो यात्रा थी वो जानी कहाँ थी? ये यात्रा निकलती है गांधी जी के साबरमती आश्रम से। गांधी जी के साबरमती आश्रम से, जो गुजरात के अंदर दांडी नामक एक जगह है, दांडी नामक छोटा सा गांव है जो कि गुजरात में समुद्र के किनारे पे है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात समुद्र पे अरब सागर के पास में, अरेबियन सी के पास में। तो वहीं पे गुजरात में जो दांडी सिटी है या फिर दांडी जो विलेज है वो समुद्र के किनारे पे सी के कोस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, गांधी जी हर दिन 10 माइल चलते हैं पर डे का और 24 डेज में जाकर के यात्रा को कंप्लीट कर लेते हैं, इस जो मार्च को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को टोटल 24 डे की यात्रा के बाद में वो अपने ट्रस्टेड 78 वॉल्यूम के साथ में क्या हो जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं गुजरात के दांडी। ठीक है, गुजरात के दांडी जब वो पहुंचते हैं तो वहां के गांधी जाके करके आते हैं, वो वहां पर जाते हैं और समुद्र के पानी को अपने हाथ में उठाते हैं। और हम सभी को पता है समुद्र के पानी से नमक किस तरीके से बनाया जाता है, सॉल्ट किस तरीके से बनाया जाता है। समुद्र के पानी का फिर जो सी वाटर होता है उसको सबसे पहले धूप के अंदर रखा जाता है, धूप के अंदर रखने के बाद जिसको पानी होता है इवोपरेट हो जाता है और जो वहां पे सॉल्ट सॉल्ट बच जाता है। तो इसी सेम तरीकों को दोहराते हुए गांधी जी क्या करते हैं, वहां पे सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट बनाने के साथ में ही वो ब्रिटिशर्स का फर्स्ट टाइम जो लॉ था, नियम था, कानून था, उसको डिसऑबिडेंस करते थे, उसकी अवज्ञा करते थे या फिर उस कानून को तोड़ देते। इस तरीके से गांधी जी ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया सॉल्ट लॉ यानी कि जो सॉल्ट कानून था या फिर नमक कानून था उसको तोड़ दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। इस तरीके से सॉल्ट लॉन्च होता है। अब यहाँ तो मैंने बताया कि उनके साथ में 78 वॉलंटियर्स नहीं, धीरे धीरे यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी उनके साथ में और भी वॉलंटियर्स जुड़ते जाते। जैसे वो एक एक गांव पहुंचते थे तो बहुत सारे गांव के लोग, इसके अंदर मेल फीमेल बच्चे सभी लोग शामिल थे, वुमेन भी मैन भी, सभी लोग गांव के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सभी इस दांडी यात्रा के अंदर, इस दांडी मार्च के अंदर शामिल थे। ठीक है, और वो वहां पर जाके क्या करती है, जो सी वाटर बनाते हैं, इस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ देते हैं। और जहां से स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ही अलग था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको बताया कि इसमें बाइकआउट वगैरह कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नियमों को तो जल्दी गांधी ने तोड़ने के लिए नहीं कहा था। लेकिन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून को ही तोड़ने का काम करने वाले। इसको एक बार रिकेप कर लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। देखो, सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था 11 मार्च 1930 को। गांधी जी ने एक पत्र लिखा था। कब? जो इरविन को। इरविन में बातें मानता नहीं, 11 में से एक भी बातें नहीं मानता। उसमें सब मेन इंपॉर्टेंट बात थी सॉल्ट के ऊपर। तो सॉल्ट सभी लोग यूज करने की चीज थी, अमीर रहे गरीब रहे छोटा रहे बड़ा रहे सब सॉल्ट को यूज करते थे। तो सॉल्ट को जब यूज करते थे तो गांधी जी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर के साथ में इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। हर दिन लगभग ये यात्रा थी 24 माइल की थी और जो कि साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी तक गई थी। ठीक है, ये यात्रा थी 24 डेज में जाकर कंप्लीट होती है और गांधी जी उनके जो वॉलंटियर्स थे 10 माइल पर डे चलते हैं। अब ये यात्रा जहां जहां बीच बीच में गांव में रुकती थी तो उनमें हजारों लोग गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए आके जुड़ते थे। इसके साथ में जो यात्रा है 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचती है, जहां पर कि गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाते हुए सॉल्ट लॉ को या फिर जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा था उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस तरीके से कि जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट है किस तरीके से डिफरेंस थी और इसमें क्या क्या चीजें अपने को देखने के लिए मिलने वाली। ओके, जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट था ना वो हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। इसका मेन रीजन ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि भाई जो ब्रिटिशर्स है उनके साथ अपने को कॉपरेट नहीं करना, मतलब उनके स्कूल का यूज नहीं करना है, उनके कॉलेज का यूज नहीं करना है, उनका साथ नहीं देना है, सीधी सी बात, उनके सामानों को बाइकआउट करना है। लेकिन जो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट था इसमें ये तो कहा गया कि उनको बाइकआउट करो, उनके साथ में नॉन कॉपरेट करो, उनका साथ मत दो, लेकिन इसके साथ में एक चीज प्लस करी गई और वो चीज थी कि उनके द्वारा बनाए गए नियमों को भी तोड़ो। तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी कॉलोनियल लॉज थी, जो उनके साथ में कॉपरेशन को रिड्यूस करना ही था, जो कॉपरेशन हम कर रहे थे, कॉपरेट कर रहे थे उनके साथ में, उसको तो तोड़ना ही तोड़ना था। लेकिन
जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कॉलोनियल रूल से जितने भी नियम कानून थे उनको भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा था। ठीक है, जैसे सपोज भाई अपन ब्रिटिशर के द्वारा लिए गए क्लोथ क्लोथ नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, क्या काम नहीं करे, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए अपने को नियमों को भी तोड़ना है। तो इसी चीज की शुरुआत गांधी जी सॉल्ट मार्च में नमक के द्वारा, सॉरी, नमक का जो कानून था उसको तोड़ के करी थी। इसी तरीके से जब गांधी जी जो नमक कानून को तोड़ के इस चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर फ्रीली नमक बनाया जाता है जो कि बिना किसी टैक्स का होता है। और बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर थे, बहुत सारी कंपनी थी, फैक्ट्रीज थी ब्रिटिशर्स की नमक बनाने की, वहां पे जाके भी वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडियन हमारे देश के लोग, बहुत सारे लोग जा करके उन फैक्ट्रीज के सामने भी नमक बनाते हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए बहुत सारे काले कानूनों को यहाँ से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इनके साथ में और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या करते हैं, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर देते हैं। जो भी फॉरेन गुड्स थे उनको बायकॉट करते हैं, ना कपड़े खरीदते हैं, ना कोई भी सामान जो अंग्रेजों के देश से आया तो उसको खरीदने से मना कर देते हैं। सेकेंड चीज क्या करते हैं कि जिस भी चीज के ऊपर टैक्स लग रहा था, जैसे भाई सॉल्ट पे लग रहा था, लैंड पे लग रहा था, जितने भी चीजों के ऊपर टैक्स लग रहा था उसको देने से भी लोग इनकार कर देते, नहीं हम नमक पे भी टैक्स नहीं देंगे, जमीन के ऊपर भी टैक्स देंगे। तो कोई भी टैक्स लोग देने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जितने भी फॉरेस्ट लॉज थे, जैसे मैं आपको बताया कि फॉरेस्ट के अंदर जाने से उन्होंने हंटिंग नहीं कर सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें थी जो लोग कि फॉरेस्ट के अंदर जाकर के नहीं कर सकते थे। तो उन चीजों को भी, यानी कि फॉरेस्ट के जो नियम थे, लॉ थे, उनको भी तोड़ने का काम यहाँ पर के लोगों ने किया था। क्या क्या किया था देखो, सबसे पहले तो उनके साथ में कॉपरेट नहीं किया, कॉलोनियल लॉज को तोड़ना स्टार्ट किया, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया, नॉन सॉल्ट के ऊपर, नमक के ऊपर जितनी भी सारी चीजों पर टैक्स लगे थे वो टैक्स देने से इनकार कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जितने फॉरेस्ट लॉज थे, जो जंगल के कानून थे, उनको भी लोगों ने तोड़ना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जो पीसेंट थे लोगों ने रेवेन्यू टैक्स देने से मना कर दिया, लोगों ने चौकीदार टैक्स देने से मना कर दिया, जो गांव के जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, और जो आदिवासी लोग थे, ट्राइबल लोग थे, उन लोगों ने फॉरेस्ट नियम को तोड़ना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया भाई, जितने भी उनके जो कैटल थे, जो जानवर थे, जो एनिमल थे, उनको जबरदस्ती वो लोग क्या करते थे, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर चराने के लिए ले जाते थे। तो इस तरीके से लोगों ने ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हर एक कानून को, हर एक नियम को तोड़ दिया था, यानी कि ब्रेक कर दिया था। अब देखो होता क्या है, इतनी सारी चीजें, इतना लेवल का जो डेवलपमेंट हुआ था देश में, ये सारी चीजें तो ब्रिटिशर्स भाई सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन सारी चीजों को दबाने के लिए, इस चीज को रिप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके वन बाय वन कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करते हैं। और जिसमें सबसे पहले जाकर के क्या कहते हैं, बहुत सारे प्लेस से जाकर के बहुत सारे लीडर को अरेस्ट करते, उसके साथ में सबसे पहले जाकर के वो अब्दुल गफर खान, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े मेन लीडर थे, उनको भी जाकर के वो अरेस्ट करते हैं। ठीक है, उनको अरेस्ट करने के बाद में जो गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं अप्रैल 1930 को। अब जब गांधी जी को और अब्दुल गफर खान जैसे बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, जो इनके साथ में थी, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है, बहुत ही ज्यादा भीड़ गुस्सा हो जाती है, और वो ब्रिटिशर्स के ऑफिस में, बिल्डिंग्स में तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रीट पे बहुत ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है पेशावर के अंदर, पेशावर जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर आजकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब भाई लोग जब गुस्सा आ जाते हैं तो पुलिस क्या कर देती है, लोगों की फायरिंग हो जाती है, फायरिंग कर दी, जिसमें कि कई सारे लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। ठीक है, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, उनके साथ जो वर्कर्स थे सोलापुर के अंदर, उनके ऊपर अटैक किया गया था। जो लोगों ने क्या किया था, पुलिस की पोस्ट के ऊपर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन में बहुत सारी जगह पे लोग अटैक कर रहे थे। अब लोगों का अटैक करने का रीजन भी सही था, क्योंकि लोग इतनी सारी जो जगह थी, पुलिस स्टेशन में जो भी चीजें थी, उनको ब्रिटिश जो रूल था उसका सिंबल मानते थे, इसलिए उन्होंने इन चीजों को ब्रेक करना स्टार्ट किया। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले जो जेल थी वर्साई उसको तोड़ा था, तो उसी तरीके से लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर पे जाकर के जो ब्रिटिशर्स की जितनी भी बिल्डिंग्स थी, रेलवे थे, पोस्ट ऑफिस थे, हर एक चीज को तोड़ना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, सिंबल है ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो उन लोगों ने इसको तोड़ना स्टार्ट किया, अटैक करना स्टार्ट किया, लगभग जाकर के यहाँ पे 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया था। बहुत हाई लेवल का वायलेंस हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आकर के गांधी जी फिर से अगेन जाकर के क्या करते हैं, इस सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जैसे ही वापसी दे देते हैं। अब देखो
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी वापसी लिए जाए, जिसमें कि लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हर एक कानून को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो फॉरेस्ट के बनाए गए नियमों को जानवरों को चराने ले जा रहे थे, जो किसान थे इन लोगों ने रेवेन्यू टैक्स देने से मना कर दिया था। तो सारी चीजें तो बकायदा हो रही थी, लेकिन इसके बाद में बहुत ज्यादा वायलेंस भड़क जाता है पेशावर के अंदर, इसके साथ में जो अपने पूना के अंदर और भी बहुत सारी जगह पे जो नॉन वायलेंस होने लगता है। तो इस चीज को देखते हुए गांधी जी क्या करते, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते, यानी कि जो मूवमेंट था, जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था, उसको वो वापसी ले लेते हैं। ठीक है। अब सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट जब वापसी ले जाता था तो गांधी जी तो जेल के अंदर थे। जब गांधी जी जेल से वापसी आते हैं, देखो इस सिचुएशन में जाकर के गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। अब देखो इसको जो मूवमेंट अपना आगे बढ़ रहा था, उस मूवमेंट में एंड पे जाकर क्या होता है, जो महात्मा गांधी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, यानी कि वापसी ले लेते हैं। अब जैसे ही महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया था, यानी कि वापसी लिया था, वैसे ही क्या होता है कि जो गांधी जी और जो इरविन थे वो एक पैक्ट के अंदर आ जाते हैं, एक पैक्ट जिसको कि हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। तो ये गांधी जी और जो इरविन थे वो पूना पैक्ट के अंदर आ जाते हैं। जब दोनों जो लीडर थे पूना पैक्ट के अंदर आते हैं, तो गांधी जी एग्री हो जाते हैं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, जिसको कि हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आखिर होता क्या है कि गांधी जी जाते हैं, तो गांधी जी तो चले जाते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस मेन पार्टी थी हमारे देश की, वो क्या करती है, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर देती है, इसका बहिष्कार करती है। उनका मानना ऐसा था भाई कि आपने मूवमेंट आपने जब मर जाए तब आप ले रहे हो, तो हम भाई आपको सपोर्ट क्यों करें। इसलिए वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसको मानने से या फिर इसको जानने से जो भी चीज से भाई बायकॉट कर देती है। ठीक है, कौन, कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी बायकॉट करती है तो गांधी जी तो जाते हैं। अब गांधी जी जाते हैं, वो इरविन के सामने बहुत सारी डिमांड्स रखते हैं। सबसे पहले डिमांड वो रखते हैं, जितने प्रिजनर है भैया, जितने प्रिजनर को आप लोगों ने कैद करके रखा है, उनको क्या करो, उनको इंडिपेंडेंट कर दो, इनको छोड़ दो अपने जेल से। ठीक है। तो इरविन क्या करता है, सारे कैंडिडेट्स को, जितने भी प्रिजनर थे उनको धीरे धीरे करके छोड़ने लगता है। ठीक है। बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जो लंदन की वो एग्री हो जाती है, उन सभी को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन दिसंबर 1931 में जब गांधी जी वापसी आते हैं, तो देखते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लीडर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके साथ में अब्दुल गफर खान, बहुत सारे लीडर को फिर से अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। और जो कांग्रेस पार्टी है उसको क्या कर दिया, उसको इलीगल करार कर दिया गया, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसको इलीगल कर दी गई। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स थे वो फिर से एक रिप्रेशन का मूवमेंट यहाँ पर जाके स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर से एक रिप्रेशन का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और इसमें बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे या फिर जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग थे, उनको फिर से अरेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब गांधी जी आते हैं, वापसी आके देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल में है, अब्दुल गफार खान भी जेल में है। तो इस चीज के बाद में वो क्या करते हैं, इस सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को फिर से जाकर के रिलॉन्च कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हो, इस सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को फिर से जाकर के रिलॉन्च करते हैं। और जो मूवमेंट था वो 1934 तक के, 1934 तक के ऐसे ही चलते रहता है। अब अपने को देखना है कि लोगों ने, मतलब बहुत सारे काइंड ऑफ पीपल ने इस मूवमेंट को, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को या फिर स्वराज जो मूवमेंट था उसको किस तरीके से लिया, उनके सभी के लिए स्वराज शब्द का मतलब और सिविल डिसऑबीडियंस का मतलब क्या क्या था। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको विलेजर्स ने अलग देखा था, पीसेंट्स ने अलग देखा था, और सिटी के अंदर रहने वाले लोगों ने अलग देखा था। अब हम देखेंगे कि जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट है उसको भी अलग अलग लोगों ने किस तरीके से, किस काइंड ऑफ व्यू से देखा था। चलिए देखते हैं हाउ द पीपल और हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। ठीक है, तो यार अलग अलग लोगों ने ना इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से देखा था। जैसे गुजरात के अंदर पाटीदार कम्युनिटी, और उत्तर प्रदेश के अंदर जाट कम्युनिटी, जाट जो एकदम शेर जैसे लोग। तो इन लोगों ने क्या किया था कि इस मूवमेंट को बायकॉट करना स्टार्ट किया था। नहीं नहीं, उन्होंने लास्ट में इस मूवमेंट को बायकॉट किया था। शुरुआत में उन लोगों ने इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, गुजरात की जाट कम्युनिटीज ने, और सॉरी सॉरी यूपी की जाट कम्युनिटीज ने, और गुजरात की पाटीदार कम्युनिटीज ने इस मूवमेंट को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा तरीके से स्टार्ट किया था। अब उसके पीछे एक रीजन ये था कि 1930 में 1929 के आसपास क्या हो गया था कि इकोनॉमिक पूरी दुनिया की कॉलेप्स कर गई थी। पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कॉलेप्स करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, एक ही कारण था, जो था कि द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के कारण क्या जाता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर जाती है, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है
वो कॉलेप्स कर जाती है, जिस कारण से बहुत सारी जो क्रॉप्स थी, बहुत सारी जो फसलें थी, उनके रेट, उनके दाम बहुत ज्यादा कम होने लगते हैं, उनके दाम बहुत ज्यादा बुरे तरीके से गिर जाते हैं। जब दाम गिरते हैं तो बड़े बड़े किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उनको नुकसान इसके लिए होता है कि क्या होता क्या है, उनको नुकसान इसलिए होता है कि भाई जब फसलों के दाम गिर जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनके फसलों के खर्चे नहीं निकल पाते। तो इसी कारण से वो अपनी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू टैक्स पे करते थे, वो टैक्स पे करने से मना कर देते हैं। भाई देखो, नुकसान हो गया फार्मर्स को, तो पैसा दी ही कहाँ से पाएगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं, रेवेन्यू देने से, टैक्स देने से अपनी गवर्नमेंट को मना कर देते हैं। जब अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देने से मना कर देते, तो इन लोगों के जो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट था, उसमें सबको पता था कि गांधी जी बोल गए कि ब्रिटिशर्स के कानून मत मानो, सॉल्ट मार्च तोड़ दो, जितने भी नियम गांधी जी, सॉरी, ब्रिटिशर्स ने बनाया वो सारे तोड़ दो। तो इसी चीज को सपोर्ट करके उनको दिखता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी स्कीम, बहुत अच्छी चीज है, हम भी क्या करते हैं, हम भी अंग्रेजों को अपना रेवेन्यू देने से, टैक्स देने से मना कर सकते हैं। तो वो भी अपना रेवेन्यू देने से ब्रिटिशर्स को, अपना टैक्स देने से ब्रिटिशर्स को मना करने लगते हैं। ठीक है, जब अपना टैक्स देने से ब्रिटिशर्स को मना करते हैं, तो बहुत ज्यादा लेवल पे जो डिमांड पूरे एरिया भर में फैल जाती है कि भाई हम लोग ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। इस तरीके से जो रिच पेशेंट थे, बड़े बड़े जो किसान थे, वो इस मूवमेंट के बहुत ही ज्यादा, क्या कहना चाहिए, एथेंटिक सपोर्टर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े सपोर्टर इस मूवमेंट के वो बन जाते हैं। ठीक है, 1931 तक के बहुत अच्छा चलता है, इस मूवमेंट के बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसमें बढ़ चढ़ के वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई चीजों को, नियमों को बायकॉट वो करते हैं। और उनमें से अधिकतर जो फार्मर्स थे, जितने भी मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स की अपन बात करेंगे, वो मेजोरिटी नंबर ऑफ द फार्मर्स थे, वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे थे यार, वो सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर हाई रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट में, वो लोग वर्क कर रहे थे, हाई रेवेन्यू सिस्टम के अगेंस्ट में वो क्या कर रहे थे, क्या कहना चाहिए, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो रेवेन्यू सिस्टम था और जो टैक्स सिस्टम था, उसके अगेंस्ट वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपोज कर रहे थे। मेन जितने भी फार्मर थे, बड़े बड़े जो पेशेंट थे, बड़े बड़े जो किसान थे, वो इसी चीज के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, जहां तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन भाई गांधी जी क्या करते, मैंने आपको बताया कि 1931 में गांधी जी क्या करते, इस मूवमेंट को वापसी ले लेते। जैसे ही गांधी जी इस मूवमेंट को वापसी लेते हैं, तो जब मूवमेंट रिलॉन्च होता है, तो ये लोग ना गांधी जी से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं। गुस्सा इसलिए होते हैं कि भैया आपने 1931 में जाकर के मूवमेंट को वापसी लिया, फिर 1932 में ला लिया। तो इस कारण से डिसअपॉइंट होकर, गुस्सा होकर इस मूवमेंट में फिर से 1930 में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, और उस मूवमेंट को रिफ्यूज कर देते हैं, भाई कि हम पार्टिसिपेशन नहीं करने वाले, तो आप बार बार लाते हो और वापसी लेते हो। तो इस तरीके से जो पाटीदार कम्युनिटीज थी, कहा कि हरियाणा की या फिर पंजाब की, इसके साथ में उस समय, क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट में था, और उत्तर प्रदेश की जो जाट कम्युनिटीज थी, तो इन्होंने मिल करके क्या किया था, इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। मैंने गलत बोल दिया, गुजरात की पाटीदार कम्युनिटीज और उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जाट कम्युनिटीज ने इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था। लेकिन 1932 में जब मूवमेंट फिर से रिलॉन्च हुआ था, तो इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे छोटे छोटे फार्मर्स, छोटे छोटे पीसेंट, छोटे छोटे किसानों के बारे में, कि वो लोग इस मूवमेंट को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मूवमेंट को वो लोग जानते हैं। चलो देखते हैं। देखो, बड़े बड़े किसानों के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, जैसे कि गुजरात की जो पाटीदार कम्युनिटीज हो गई, और उत्तर प्रदेश की जाट कम्युनिटीज हो गई। अब इनके साथ में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे किसानों ने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा, इस मूवमेंट के अंदर छोटे किसानों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, और भी बहुत सारी चीजें अपन इस चैप्टर में या फिर अपन इस टॉपिक में देख लेंगे। देखो, जो छोटे छोटे किसान थे, उनकी भी जो आर्थिक दशा थी, जो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण लगातार गिरते जा रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटे जो किसान थे, वो बहुत ज्यादा फेल्ड कर रहे थे। फेल इसलिए सोच रहे थे कि उनकी जितनी भी जो फसल वगैरह थी, वो डूब चुकी थी, फसलों के रेट नहीं थे। इस कारण से उन्होंने भी क्या कर दिया था, जो लैंड लॉर्ड्स थे, अब देखो, जो छोटे किसान थे, इनके पास या तो कम जमीन होती थी, या फिर इनके पास में जमीन होती नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े, उनकी जमीन किराए पर लेकर के खेती करते थे। इसके साथ में जो कि छोटे छोटे किसान थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा रेवेन्यू टैक्स देना पड़ रहा था। अब क्या होता है, क्रॉप फेलियर के कारण और ग्रेट डिप्रेशन के कारण फसलों के रेट डाउन चले जाते हैं, और किसानों के पास पैसे होते नहीं है, जिस कारण से छोटे छोटे किसान थे, वो लैंड ओनर्स को जो टैक्स देने से मना कर देते हैं, जो रेवेन्यू देने से मना कर देते हैं। इसके साथ में जो छोटे छोटे किसान थे, वो स्मॉल टेंटेंस जो थे, वो अपना रेंट देने से मना कर देते, मतलब जो किसान कहते हैं कि हम लोग आपको हमारा रेंट भी नहीं दे सकते, रेवेन्यू जो टैक्स वगैरह भी नहीं दे सकते। तो इस तरीके से छोटे छोटे किसान थे, इस मूवमेंट को इस तरीके से लीड कर रहे थे कि भाई हम लोग को आपको टैक्स नहीं देना है, इसके साथ में जो रेंट है वो भी हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन। इसके बाद में हो क्या जाता है, जो
रेडिकल मूवमेंट को जो किसान थे वो लोग ज्वाइन करने लगते हैं। रेडिकल मूवमेंट जो बहुत सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज के द्वारा चलाए जा रहे थे, उन रेडिकल मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। और रेडिकल मूवमेंट को ज्वाइन करते ही जहां से क्या होता है कि जो किसान थे अपने इश्यूज को लेकर के जो रिच पीसेंट और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ बहुत ज्यादा वॉइस रेस करते हैं। और जो छोटे किसान थे वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने का मेन रीजन ये था कि वो किसान जो थे छोटे, उनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो बड़े किसानों का साथ दे, जो जाट और पाटीदार कम्युनिटीज हो गए, ऐसे बड़े बड़े किसानों को सपोर्ट किया, लेकिन छोटे किसानों को क्या, उनका तो कोई सपोर्ट ही नहीं करा था। इस कारण से वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हुए अपनी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, जहां पे कि वो इस मूवमेंट को इस तरीके से देखते हैं कि उनको ना ही रेंट पे करना पड़ेगा और ना ही उन लोगों को जो रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम देखेंगे कि बिजनेस क्लास ने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा, जो लेबर थे उसने उन्होंने इस मूवमेंट को किस तरीके से देखा। अगर हो पाएगा तो हम लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी भी देख लेंगे और लिमिट्स ऑफ सिविल डिसऑर्डर देखेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, और जल्द ही बिना शेड्यूल के, शेड्यूल या फिर बोल दिए बिना शेड्यूल के, लगभग दिन के 12 बजे या फिर रात शाम के 6 बजे आप लोगों को मैप स्कल का वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक करके शेयर मार दें। थैंक यू।